रोज रोज मैं एक 500 स्क्वायर मीटर के बेड पर उठता था, बिल्कुल किसी बिगड़े हुए अमीर लड़के की तरह। लेकिन अपनी इस परफेक्ट अमीर बच्चे वाली लाइफ को एंजॉय करने के बदले मैं सड़क के कोनों पर खड़ा होकर ट्रैफिक कंट्रोल करता था और गाड़ियों का धुआं अपने अंदर लेता था। मेरी फियोन्से ने मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ाया। लूजिंग यान, ये मत सोचना कि किसी जोकर की तरह एक्टिंग करके तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लोगे। मेरा दिल सिर्फ ब्रदर गू के लिए धड़कता है। यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी मुझे एक कलंक कहा और मुझसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। तुम लू फैमिली की शर्म हो। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं तो खुश हो रहा था क्योंकि मैं एक बिल्कुल पागल दुनिया में आ गया था। इस दुनिया में गुस्से वाले बड़े बड़े सीईओज किसी को भी जान से मार सकते थे बिना किसी डर के। बस उन्हें एक अजीब सी बात बोलनी होती थी कि आसमान का फैसला बदल गया है। जैसे ही वो ये बोलते, कोई भी आम फैमिली एक रात में भिखारी बन जाती थी। किसी को मारना पीटना यहाँ प्यार जताना माना जाता था। अगर तुम देखने में अच्छे हो तो तुम सही हो। ड्रैगन किंग्स लड़ाई के मैदान से लाखों पुराने सैनिकों के साथ वापस आते थे, जो पूरा एयरपोर्ट जाम कर देते थे। फिर भी ट्रैफिक पुलिस को कुछ दिखाई नहीं देता था। और मैं था लू जिंगयान, जिन्हाई के सबसे अमीर फैमिली का दूसरा छोटा बेटा। बड़ी इज्जत, इतना सुंदर चेहरा कि सिस्टम हिला दे, और सबसे अच्छी पढ़ाई। देखने में तो मैं पक्का एक जीता जागता विनर था। फिर भी इस दुनिया में मुझे एक गंदे विलन का रोल दिया गया था। मेरा पूरा काम बस उन आम ड्रैगन किंग्स और पहाड़ों से आए चमत्कारी डॉक्टर्स के रास्ते का पत्थर बनना था। ना सिर्फ मेरी फियोन्से को मुझसे छीना जाना लिखा था, बल्कि आखिरी में मुझे बेघर होकर सड़क पर छोड़ दिया जाना था। ये किस तरह का मजाक था? उस समय मैंने अपना सर पकड़ा और अपने उस बहुत बड़े बेड पर उठकर बैठ गया। अपनी पुरानी जिंदगी में मैं कानून का डॉक्टर था। मैं कानून और ढंग पर भरोसा करता था। और अब इस जिंदगी में मुझसे उम्मीद की जा रही थी कि मैं एक बिना दिमाग का विलन बनूं, जिसे एक हीरो का निशान कंट्रोल करे। बिल्कुल उसी समय मेरे सोले के कमरे के लकड़ी के बड़े दरवाजे जोर से खुले। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे, घबराया हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे आसमान गिरने वाला हो। वो लू फैमिली का नौकर था, अंकल फू। दूसरे छोटे मास्टर, बहुत बुरा हुआ है। मिस गू सच में जा रही हैं। वो नीचे हंगामा कर रही हैं और कह रही हैं कि वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। वो कहती हैं कि आपका टोकना उनका दम घोटता है। जल्दी चलिए और उन्हें मनाइए। अगर आपने देर की तो वो सच में उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ चली जाएंगी जिसका नाम ये है। जैसे ही मैंने वो पुरानी जानी पहचानी बातें सुनी, मेरा सर दर्द करने लगा। गू किंग चैन, असली कहानी की वो कमजोर सी लड़की हीरोइन, और वही औरत जिसके पीछे इस शरीर का पुराना मालिक अपनी पूरी जिंदगी पागल था। कहानी के हिसाब से आज वो बड़ा दिन था जब गू किंग चैन मुझे छोड़कर ये फान के पास चली जाएगी। वो ड्रैगन किंग जो अभी देश वापस आया था। असली में अगर मैं होता तो क्या करता? घुटनों पर बैठकर उसे ना जाने की भीख मांगता, उस पर पागलों की तरह पैसे फेंकता, या चिल्लाता तुम मेरी औरत हो और उसे जबरदस्ती बंद कर देता, और फिर सही समय पर आने वाले ड्रैगन किंग से अपना सर फुड़वा लेता। बस ये सोचकर ही मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन बिल्कुल उसी पल एक ठंडी कंप्यूटर जैसी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। मालिक के अंदर होश आने का पता चला है। विलन का बदला लेने वाला सिस्टम अब शुरू हो रहा है। इस लड़की की ब्रेकअप की धमकी के सामने कृपया चुने। ऑप्शन ए, घुटनों पर बैठकर भीख मांगे कि वो ना जाए और 50 मिलियन युआन ब्रेकअप का पैसा दे। इनाम, सबसे बड़ा पागल आशिक का नाम। ऑप्शन बी, विलन बनने से मना करें, परीक्षा देकर कानून के अंदर आए और जो भी कानून तोड़े उसे पकड़े, चाहे वो ड्रैगन किंग्स हो या गुस्से वाले बड़े बड़े सीईओज। इनाम, कानून का देवता पुलिस सिस्टम और एक शुरुआती तोहफा। क्या इसमें भी कुछ पूछने की जरूरत थी? अगर किसी का दिमाग पत्थर का नहीं है तो कोई भी समझदार आदमी जान जाएगा क्या चुनना है। एक ऐसी दुनिया में जहां दिमाग खत्म हो चुका था, वहां रास्ता ये नहीं था कि किसका मुक्का बड़ा है। रास्ता ये था कि सरकारी ताकत बनो और कानून से इन अनपढ़ लोगों को तमीज सिखाओ। मेरी आंखें एकदम साफ हो गईं। मैंने अंकल फू की तरफ बिना किसी परवाह के देखा। वो पक्का ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि उनका छोटा मास्टर अभी रो पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी ठंडी आवाज सुनी, वो डर से कांप गए। छोटे मास्टर, क्या मैं पैसे वाली चेकबुक तैयार करूं या मिस बू को बांधने का इंतजाम करूं? बांधने का? मैं खड़ा हुआ और बड़ी खिड़की के पास गया। फिर मैंने एक झटके में भारी पर्दे हटा दिए। तेज धूप कमरे में आ गई। मैं उसकी तरफ घूमा। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि डर लग जाए। वो तो कानून के खिलाफ किसी को बंद करना होगा। फिर मैंने कहा, पढ़ने वाले कमरे में जाओ और मेरे लिए कुछ किताबें लेकर आओ। अंकल फू की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि मैंने आखिरकार पढ़ाई करके एक लड़की को पाने का फैसला कर लिया है। क्या आपको प्यार के 36 तरीके या किसी औरत का दिल जीतने वाली किताब चाहिए? मैं अभी खरीदने जाता हूँ। नहीं, मैंने अपना सर हिलाया और एक एक शब्द साफ साफ कहा। मेरे लिए सबसे नई सरकारी नौकरी के टेस्ट की किताब लाओ, नई लिखने वाली और कानून की बातें सिखाने वाली किताबें लाओ, और पुलिस की पढ़ाई का पूरा सेट लाओ। मैं सरकारी नौकरी का इम्तिहान देने वाला हूँ। अंकल फू का मुंह इतना खुला कि उनका निचला जबड़ा जमीन से जा लगा। उन्हें सच में शक हुआ कि उनके कान खराब हो गए हैं।
और गु क्विंगचिंग को ये कह दो, अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन वो नीचे इस तरह चिल्लाना बंद करे जैसे कोई मर गया हो। मुझे इस नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लेकिन छोटे मास्टर, वो मिस गु है। आपने उनसे पूरे 3 साल प्यार किया था। आप उनके लिए अपनी जान दे देते थे। आप सच में उनके पीछे नहीं जा रहे? मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। हमारे कानून के मुताबिक किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना जिससे दूसरे की जिंदगी खराब हो, वो दंगा फसाद करने जैसा है। मैं एक कानून मानने वाला नागरिक हूँ। मैं ऐसी सस्ती हरकतें नहीं करता। जाओ, किताबें लेकर आओ। कल इम्तिहान के नाम लिखवाने का आखिरी दिन है। अगर तुमने मेरी सरकारी नौकरी में आने का मौका देर किया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? अंकल फू कानून के उन भारी शब्दों से एकदम सुन्न हो गए। फिर सिस्टम के बोलने की आवाज दोबारा आई। कानून का देवता पुलिस सिस्टम कामयाबी से जुड़ गया है। बधाई हो मालिक, आपको शुरुआती तोहफा मिल गया है। एक ऐसी ताकत मिली है जिससे आप एकदम शांत रहेंगे। इससे आप पर किसी हीरो का जादू नहीं चलेगा। जब आप कानून की पढ़ाई, जुर्म की जांच और केस सुलझाना सीखेंगे, ताकत इंसानियत के सबसे ऊंचे स्तर पर चली जाएगी। देखते ही याद होने वाली ताकत शुरू हो गई है। सोचने की शक्ति बहुत बढ़ गई है। जैसे ही सिस्टम की बात खत्म हुई, मुझे अपने दिमाग के अंदर एक ठंडक महसूस हुई। गुकिंग चैन से जुड़ी वो सारी गंदी और चिपचिपी पुरानी यादें एक झटके में साफ हो गई। उनकी जगह एकदम शांति और कानून का एक साफ रास्ता आ गया। प्यार, आशिकी सब धोखा है। सिर्फ एक पक्की सरकारी नौकरी ही मर्द की असली चमक है। आधे घंटे बाद अंकल फू पसीने में भीगे हुए वापस आए। उनके हाथ मोटी मोटी किताबों से भरे हुए थे। बिना एक भी शब्द खराब किए मैंने किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। अगर किसी ने वो नजारा देखा होता तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता। जिन्हाई का वो बदनाम अमीर लड़का अपने आलीशान घर के अंदर बैठकर ऐसे सवाल हल कर रहा है जैसे उसकी जान इस पर टिकी हो। मेरे पढ़ने की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही मेरी आंखें एक पन्ना देखती, उसके अंदर की जरूरी बातें और कानून के रास्ते मेरे दिमाग में छप जाते। वो सूखे और बोरिंग सवाल अब मुझे खराब नहीं लग रहे थे। मेरी आंखों में वो हथियार बन चुके थे। ऐसे हथियार जो इस पागल दुनिया को दोबारा सीधा करने के काम आएंगे। वक्त एक एक सेकंड करके बीतता गया, जब तक कि पढ़ाई वाले कमरे की शांति नीचे से आने वाले शोर से दोबारा नहीं टूट गई। फिर दरवाजा खुला और अंकल फू वापस आए। इस बार उनका चेहरा और भी खराब दिख रहा था। उसमें डर भी था और गुस्सा भी। छोटे मास्टर, ये तो हद है, बिल्कुल हद है। क्या हुआ? क्या उसने घर तोड़ दिया? नहीं, अंकल फू के हाथ कांप रहे थे। मिस गू अकेली नहीं आई हैं, वो अपने साथ एक लॉयर लेकर आई हैं। उस लॉयर ने एक लिस्ट निकाली और कहा कि आपको परेशानी के बदले 50 मिलियन युवान देने होंगे। मिस गू ने यह भी कहा कि अगर आपने आज पैसे नहीं दिए तो वो इंटरनेट पर लाइव आकर आपकी सारी बातें खोल देंगी। उन्होंने कहा कि आपने उनके दिमाग के साथ खेला और आप उन्हें मारते पीटते भी थे। जैसे ही मैंने वो सुना, मेरा हाथ रुक गया। 50 मिलियन और इंटरनेट पर बदनामी भी। क्या ये सीधा सीधा पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्शन का जुर्म नहीं था? बहुत बढ़िया। मैंने अभी अभी कानून के अंदर संपत्ति के जुर्म का हिस्सा पढ़कर खत्म किया था और परेशान था कि मेरे पास सीखने के लिए कोई असली केस नहीं था। एक शिकारी की तरह मेरी आंखों में चमक आई, जैसे उन्होंने शिकार देख लिया हो। मैं खड़ा हुआ, अपनी साफ शर्ट के कफ्स ठीक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मुझसे पैसे की बात करने के लिए एक लॉयर लेकर आई है। मजेदार है। चलिए अंकल फू, जब हमारे मेहमान खुद को पकड़वाने के लिए इतनी जल्दी में हैं, तो हम दरवाजा खोलकर उनका स्वागत कैसे ना करें? अंकल फू ने हैरान होकर मेरी पीठ की तरफ देखा और उन्होंने बस आदत से पूछ ही लिया, छोटे मास्टर, क्या आप उन्हें आपसी समझौते के लिए पैसे देने जा रहे हैं? आपसी समझौता? मैंने अपना सर घुमाकर देखा तक नहीं। नहीं, मैं उन्हें एक ऐसी जगह भेजने जा रहा हूँ जहां वो सरकारी खाना एंजॉय कर सकें। लू फैमिली के पहले फ्लोर के हॉल का माहौल बहुत ज्यादा खराब और शांत था। लेदर के सोफे पर 2 लोग बैठे थे। एक थी गू क्विंग क्विंग, जो सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। दूसरा था लॉयर वैंग, जो एकदम कड़े फॉर्मल सूट में था। जब मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा तो गू क्विंग क्विंग ने आदत से अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका चेहरा अभी भी साफ और मासूम था, लेकिन उसके चेहरे के भावों में अब एक ऐसी लालच और बेरहमी थी जो उसकी मासूमियत से बिल्कुल अलग थी। उसने अपने दिमाग में सोचा होगा कि मैं अब तक बिल्कुल टूट चुका हूँगा। आंखें लाल, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, और मैं एक भटकते हुए कुत्ते की तरह उसके सामने आकर ना जाने की भीख मांग रहा होऊंगा। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। मैंने एकदम सही सिलाया हुआ गहरे ग्रे रंग का घर का कपड़ा यानी लाउंज वेयर पहना था। मेरे बाल एकदम सही और साफ थे। मेरा चेहरा इतना शांत था कि उस पर कोई परेशानी नहीं थी। मेरे हाथ में तो सरकारी नौकरी के टेस्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट की एक किताब भी थी। लू जिंगयान, तो तुम आखिरकार नीचे आ ही गए।
गु क्विंग ने कहा। मुझे लगा तुम अपने कमरे में छुपकर दिन भर रो रहे होगे। मैं वहां गया और एक अकेले सोफे पर बैठ गया और मैंने वो मोटी किताब आराम से अपनी गोद में रख ली। रोना, इस बात की खुशी मनाने के लिए कि अब मुझे तुम्हारी जिंदगी का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। उस एक बात ने उसे इतना जोर से झटका दिया कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने होंठ चबाए और उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। फिर वो अपने पास बैठे लॉयर की तरफ घूमी। लॉयर वैंग, आपने सुना? ये है इसका असली चेहरा, ठंडा और बिना दिल वाला। मैं बिल्कुल अंधी थी जो मैंने इसके साथ अपने 3 साल खराब किए। लॉयर वैंग ने अपना गला साफ किया, एक प्रोफेशनल सा चेहरा बनाया और अपने बैग से कागज निकालकर टेबल पर रख दिया। छोटे मास्टर लू, हम फिजूल की बातों में वक्त खराब नहीं करते। मिस गू ने अपनी जवानी के पूरे 3 साल आपको दिए हैं। एक जवान लड़की के लिए ये बहुत कीमती है। अब आपकी गलती की वजह से ये रिश्ता टूट गया है। उनका हर्जाना मांगना बिल्कुल सही और कानूनी है। मैंने उस कागज पर एक नजर डाली, लेकिन मुझे उसे उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बस पैसा बताओ। 50 मिलियन। पास खड़े अंकल फू ने जोर से सांस अंदर खींची और उनके हाथ से ट्रे गिरते गिरते बची। 50 मिलियन? ये ब्रेकअप का पैसा नहीं था, ये तो सीधा सीधा दिन दिहाड़े लूट थी। मुझे चुप देखकर गु क्विंग को लगा कि मैं डर गया हूँ। उसका भरोसा तुरंत बहुत बढ़ गया। उसने अपनी गर्दन एक घमंडी हंस की तरह ऊपर उठाई। लू जिंगयान, ये 50 मिलियन वो हैं जो तुम पर उधार हैं। मेरी जवानी, मेरी इज्जत और जो दिमागी परेशानी मैंने तुम्हारी वजह से झेली है, ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने पैसे नहीं दिए, वो रुकी और उसकी आंखों में जहर उतर आया, तो मैं सब कुछ इंटरनेट पर डाल दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझे मारते पीटते थे और तुमने मेरे दिमाग के साथ खेला। मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं और मैं बहुत सारे इंटरनेट मार्केटिंग अकाउंट्स को जानती हूँ। तब तक तुम्हें क्या लगता है लू कॉर्पोरेशन के शेयर के दाम कितने नीचे गिर जाएंगे? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अंकल फू को पसीना आ रहा था। वो बस मुझे पैसे देकर बला टालने को कह रहे थे। आखिरकार लू फैमिली इतना पैसा झेल सकती थी, लेकिन अगर इज्जत खराब हो जाती तो वो असली परेशानी होती। फिर मैंने एक हल्की सी हंसी हंसी। उस शांत हंसी ने पूरे सन्नाटे को तोड़ दिया। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की और उसे टेबल पर सीधा रख दिया। तुम्हारा हो गया? गु क्विंग और लॉयर वैंग दोनों एकदम रुक गए। क्या? मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा ये बहुत बढ़िया भाषण पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। फिर मैंने उनकी तरफ देखा और शांति से बोला, मिस गु, लॉयर वैंग, मुझे लगता है कि आप दोनों को हमारे कानून के बारे में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहला, हमारा कानून जवानी खराब होने जैसा कोई हर्जाना नहीं मानता। जब एक साथ रहने का रिश्ता टूटता है तो साथ बनाई गई संपत्ति के बंटवारे के अलावा एक तरफ से दूसरी तरफ दिमागी हर्जाना मांगने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। दूसरा और सबसे जरूरी बात, जो तुमने अभी किया, किसी की निजी बातें खोलने की धमकी देना और झूठी बातें बनाकर मुझसे बहुत सारा पैसा ऐंठने की कोशिश करना, इसे कानून में एकदम साफ शब्दों में पैसे ऐंठना कहते हैं। मैं थोड़ा आगे झुका। मेरी आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं जब उन्होंने लॉयर वैंग के पसीने से भीगे चेहरे को देखा। छोटे मास्टर लू, लोगों को डराने की कोशिश मत कीजिए। ये आपसी मामला है, हम तो बस बात कर रहे हैं। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। मेरी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसमें कोई शक नहीं था। बात कर रहे हैं? धमकी के साथ बात करना ही पैसे ऐंठना होता है। कानून की धारा 274 के हिसाब से जो कोई सरकारी या निजी संपत्ति ऐंठने की कोशिश करता है, जहां पैसा बहुत बड़ा हो या मामला बहुत खराब हो, उसे 10 साल से ज्यादा की जेल होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा। 50 मिलियन कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। मेरी लंबी उंगलियां मेरे फोन की स्क्रीन पर धीरे से चली और मैंने वो 3 नंबर दबाए जो हर नागरिक को मुहजबानी याद थे। 110। घंटी जाने की आवाज उस बड़े हॉल में गूंजने लगी। हर एक घंटी लॉयर वैंग के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। तुम पागल हो, गु क्विंग चिल्लाई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम सच में पुलिस को बुला रहे हो? मेरा चेहरा शांत रहा। मेरा ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर भी गया। सबसे पास का पुलिस स्टेशन शायद 15 मिनट की दूरी पर है। गु क्विंग, तुम अभी से सोचना शुरू कर सकती हो। एक बार जब तुम जांच वाले कमरे में जाओगी तो तुम्हारा ध्यान बेल पेंडिंग ट्रायल पर होगा या सीधा जेल जाने पर। फिर कॉल उठ गई। हेलो, हाँ, क्या ये पुलिस इमरजेंसी सेंटर है? मुझे एक मामला दर्ज कराना है। मैं जिन्हाई की लू फैमिली से लू जिंगयान बोल रहा हूँ। 2 लोग अभी मेरे घर के अंदर हैं जो झूठी बातें बनाकर और मेरी इज्जत खराब करने की धमकी देकर मुझसे 50 मिलियन युआन ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास साफ आवाज का सबूत है और दोनों आरोपी यहाँ मौजूद हैं। कृपया जल्दी पुलिस भेजिए। जी, पता है। लॉयर वैंग एकदम परेशान हो गया। हाँ, वो एक ऐसा लॉयर था जो पैसे लेकर गलत काम करता था, लेकिन उसे भी पता था कि आखिरी दायरा कहाँ है। मुझे अभी देखकर वो समझ गया था कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ और जो कानून की बातें मैंने अभी बोली थी वो इतनी सही थी कि मैं उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। ये वो अफवाहों वाला प्यार में पागल अमीर बेवकूफ लड़का नहीं था।
ये तो इंसानी खाल में छुपा एक कानूनी भूत था। गलती हो गई छोटे मास्टर लू, ये सब एक गलती है। लॉयर वैंग ने टेबल से कागज उठाए, उन्हें अपने बैग में ठूसा और खड़ा हो गया। वो पसीने पसीने था। चूंकि आप बात नहीं करना चाहते, हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। किसी और दिन? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, उसने गू क्विंग क्विंग को पकड़ा, जो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। लॉयर वैंग, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, हमें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। कैसे पैसे? अगर हम अभी नहीं गए तो हम जेल जाएंगे। तुमने देखा नहीं, उसने सच में पुलिस को बुला लिया। उसने धीरे से उस पर चिल्लाया और उसे आधा खींचते आधा उठाते हुए सामने के दरवाजे से बाहर ले गया। जिस तरह वो बदनामी में भागे, वो बिल्कुल दो भागते हुए चूहों की तरह दिख रहे थे। हॉल में दोबारा शांति छा गई। मैंने फोन पर दोबारा शांति से बात की। माफी चाहता हूँ, आरोपी भाग गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग का सबूत लेकर स्टेशन आ रहा हूँ और पूरा बयान दे दूंगा। अंकल फू अभी भी वहाँ ट्रे पकड़े खड़े थे। उनका मुंह इतना खुला था कि एक अंडा अंदर आ जाए। उनकी आंखों में झटका और इज्जत दोनों थी। छोटे मास्टर, वो बातें अभी बहुत बढ़िया थी। उस लॉयर का चेहरा हरा पड़ गया था। मैंने अपने चश्मे ठीक किए और मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। ऐसे कचरा लोग तो शुरुआत के लिए भी काफी नहीं है। फिर मैंने सरकारी नौकरी के टेस्ट की किताब दोबारा उठाई और उस पन्ने पर गया जिसे मैंने पहले मोड़ा था। धूप बड़ी खिड़की से अंदर आ रही थी और मुझ पर पड़ रही थी, जिससे मेरे शांत चेहरे पर एक सोने की परत जैसी चमक आ गई थी। अंकल फू जी। छोटे मास्टर, मैंने दीवार पर लगे कंप्यूटर वाले कैलेंडर की तरफ देखा। वहां तारीख दिख रही थी 15 मार्च 2025। गाड़ी तैयार करो, मेरा फॉर्मल सूट तैयार रखो। मैंने किताब बंद की और मेरे होठों पर एक पक्की मुस्कान आ गई। कल पुलिस के इम्तिहान का इंटरव्यू है। अब जब सारा आम कचरा साफ हो गया है, तो ये सही समय है कि मैं इम्तिहान के कमरे को भी साफ करने जाऊं। पुलिस के इम्तिहान के इंटरव्यू के वेटिंग रूम में सस्ते सूट पहने हुए दूसरे कैंडिडेट्स भरे थे। उनमें से हर एक एकदम सीधा बैठा था, मुंह में कुछ बोल रहा था और उनकी पढ़ाई की किताबें पसीने से भीगी थीं। हवा में डर, परेशानी और उस घुटन देने वाले डर की बू थी जो किस्मत का फैसला आने से पहले होती है। फिर मैंने दरवाजा खोला। उसी समय, आखिरी समय पर याद करने की वो गूंजती हुई आवाजें एकदम रुक गईं। मैंने गहरे ग्रे रंग का सिलाया हुआ इटालियन सूट पहना था। मेरी आस्तीन के 2 सफायर कफलिंग्स लाइट के नीचे एक ठंडी चमक दे रहे थे। दूसरों की तरह मैं डर कर अंदर नहीं आया या खुद को छोटा नहीं दिखाया। मैंने आराम से कोने में एक जगह चुनी और ऐसे बैठ गया जैसे कोई आदमी अपने खुद के बगीचे में शाम की चाय एंजॉय कर रहा हो। अरे तेरी, क्या ये जिन्हाई का बदनाम अमीर आशिक लड़का लू जिंगयान नहीं है? क्या वो गलत जगह आ गया है? वो शायद यहाँ बस मजा लेने आया है। उसका ये अकेले का सूट ही मेरी 10 साल की कमाई के बराबर होगा। आसपास लोग मक्खियों की तरह धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैंने उन शोर पर ध्यान नहीं दिया। मेरी उंगलियां धीरे से मेरे घुटने पर थपथपाने लगी। कैंडिडेट नंबर 8, लू जिंगयान, कृपया अंदर आइए। जब उस लड़की ने मेरा नाम पुकारा तो उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। मैं खड़ा हुआ, अपना कॉलर ठीक किया और उन सभी लोग की आंखों के सामने से, जो हैरान थे, जल रहे थे और मेरा नुकसान देखना चाहते थे, शांति से इम्तिहान के कमरे की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजा खोला। 3 जांच करने वाले एग्जामिनर एक लाइन में बैठे थे। बीच में बैठा सबसे बड़ा एग्जामिनर एक आधे उम्र का आदमी था जिसका सिर गंजा था और चमक रहा था। उसके बाएं तरफ चश्मा पहने एक औरत बैठी थी, लेकिन दाएं तरफ बैठे आदमी को देखकर मेरी नजर आधे सेकंड के लिए रुक गई। वो लगभग 45 साल का दिखता था। छोटे बाल, गहरा रंग और उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं। वो था लेटिंग, जिन्हाई के जुर्म की जांच करने वाली टीम, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कैप्टन। मेरे होठों के कोने पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी को दिखाई ना दी। लगता है ये इंटरव्यू अब मजेदार होने वाला है। गुड मॉर्निंग एग्जामिनर्स, मैं कैंडिडेट नंबर 8 लू जिंगयान हूँ। मैंने धीरे से सिर झुकाया। मेरा झुकना एकदम सही था, जिसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था। फिर मैं बैठ गया। मिस्टर लू, मैंने आपका कागज देखा है। बड़े एग्जामिनर ने अपने हाथ के कागजों को पलटते हुए कहा। कानून का डॉक्टर, लू कॉरपोरेशन का दूसरा बेटा। अगर साफ कहूं तो एक सरकारी नौकरी की कमाई शायद आपके सूट के कफलिंग खरीदने के लिए भी काफी नहीं होगी। उसने मेरे सुंदर चेहरे की तरफ देखा, फिर दोबारा कागज देखने